Good morning. Today is 9th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला साइड में छोटा आर्टिकल और जो मेन आर्टिकल है, फ्रांस में दूसरे और अंतिम दौर के चुनाव संपन्न हुए, वहां पे जो मैक्रोन है उनको 66% वोट मिले और वो अब फ्रांस के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो क्या मायने निकाले जाएं उनकी जीत के, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके। चलेंगे नीचे की ओर। इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक एंटी टॉर्चर कानून बनाना चाहिए, ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में। तो विस्तार से इस आर्टिकल पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर साइड में ये आर्टिकल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया में आधार कार्ड ने काफी अच्छा काम किया है और अभी आवश्यकता है कि अब इंडिया अपने पड़ोसी मुल्क साउथ एशिया या फिर सार्क के जो कंट्रीज हैं, इंडिया इसी मॉडल को अपने पड़ोसी मुल्कों को भी प्रोवाइड करे ताकि वो भी इसी तरह का एक प्रकार से मॉडल बना सके। इससे इंडिया को भी काफी फायदा होगा, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, कैसे इंडिया अपना आधार कार्ड का मॉडल अपने पड़ोसी मुल्कों को दे सकता है। चलेंगे साइड में। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली इंडिया के जो आर्म फोर्सेज हैं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने अपना एक ज्वाइंट डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया। तो इस ज्वाइंट डॉक्ट्रिन को क्रिटिसाइज किया गया है इस आर्टिकल में। तो ये भी जानेंगे कि क्या आखिरकार क्रिटिसिज्म है इंडिया के ज्वाइंट डॉक्ट्रिन के। साइड में ये जो आर्टिकल है ये राजनीति से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें लेफ्ट, राइट और सेंटर डिस्कस किया गया है। तो हम बेसिक्स जानेंगे कि आखिरकार लेफ्ट, राइट, सेंटर होता क्या है। ये जो बेसिक्स हैं वो तो हम इन दोनों आर्टिकल्स के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो ये आर्टिकल्स हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, या तो सजा याफ्ता मुजरिम या फिर ऐसे लोग जिन पे अभी ट्रायल चल रहा है, जिनको अभी तक एक प्रकार से मुजरिम नहीं घोषित किया गया है, तो इन लोगों की जो हेल्थ की जिम्मेदारी होती है, जो जेल में बंद लोग होते हैं, उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी स्टेट पे होती है। तो स्टेट को इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। और ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। चलिए सबसे पहले फ्रांस से रिलेटेड आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रांस में सेकेंड राउंड के नतीजे आने के बाद में अब ये साफ हो गया कि 66% वोट इनको मिले मैक्रोन को, और अब ये फ्रांस के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और ली मैरीन जो कि एक फार राइट लीडर थी, इनको 34.8% वोट्स मिले और ये हार गई हैं मैक्रोन से। मैक्रोन जो है उनकी अप्रोच सेंट्रिस्ट अप्रोच है। तो सबसे पहले तो देखिए, थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि ये सेंटर, राइट और लेफ्ट होता क्या है। यहाँ पे देखिए देखिए ये टर्म्स आखिरकार आए कहाँ से, सेंटर, लेफ्ट और राइट टर्म्स कहाँ से आए। ये बात है 1789 की। 1789 की फ्रांस की बात है, नेशनल असेंबली की बात है। नेशनल असेंबली में उस समय प्रेसिडेंट थे, बैठे थे। प्रेसिडेंट के सामने देखिए जो ग्रुप्स बैठे थे, राइट में प्रेसिडेंट के सामने बैठे थे नोबल्स, यानी वो नोबल्स जो चर्च के करीबी थे, और लेफ्ट में जो लोग बैठे थे वो बैठे थे कॉमनर्स, यानी जो आम आदमी बैठे थे लेफ्ट में प्रेसिडेंट के सामने। तो उसी वहीं से ये टर्म आई, यानी जो राइट में जो बैठे होते हैं उनकी जो हमेशा अप्रोच होती है वो कैपिटलिज्म के नज़दीक होती है, और लेफ्ट में जो लोग होते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी जिनकी होती है, उनकी अप्रोच हमेशा कॉमन मैन के आसपास होती है। वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, राइट्स की बात करते हैं, वेलफेयर की उनकी अप्रोच रहती है। और दूसरी बात करें तो ये जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी होती है वो आमतौर पर प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी होती है, काउंटर कल्चर होती है। ये यानी अगर हम ऐसा कहें, देखिए कल्चर को नहीं मानते तो गलत नहीं होगा। जैसे आप यूएसएसआर की बात ले लीजिए, इवन मार्क्स जिन्होंने लेफ्ट आइडियोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा कुछ कहा, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि जो रिलीजन है वो ओपियम ऑफ मासेस है, यानी रिलीजन नाम की कोई चीज़ होती नहीं, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट द्वारा यूज किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। और जबकि राइट विंग के जो लोग होते हैं वो कल्चर को मानते हैं और एक प्रकार से अपने देश को, कल्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं लेफ्ट और राइट के बीच में। थोड़ा एक दो और भी हम जान लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं जो लेफ्ट के लोग होते हैं, और जो राइट के लोग होते हैं वो एक प्रकार से अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इवन सेंटर के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक प्रकार से बैलेंस्ड सी अप्रोच है, वो सबको साथ लेके चलने वाली जो अप्रोच इनकी है वो सेंटर की रहती है। जैसा आज़ादी से पहले जो कांग्रेस की अप्रोच थी, आज़ादी से पहले आपको याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या अप्रोच थी, सभी सेक्शंस को साथ लेके चलती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तब उनकी अप्रोच थी सेंट्रिस्ट अप्रोच। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट के बीच के। अब चलते हैं फ्रांस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए उससे पहले एक पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो जानने की कोशिश करते हैं। पूरे वर्ल्ड के बारे में अगर हम कहें कि असमानताएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इनटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और यही कारण रिस्पॉन्सिबल थे कि जो ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट मूड देखने को मिल रहा था ब्रिटेन में। उसी का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। हालांकि एक लॉजिकल और रैशनल अप्रोच ये कहती है कि ब्रिटेन को अलग नहीं होना चाहिए था यूरोपियन यूनियन से, फिर भी वहां के लोगों ने वोट दिया और अलग हो गए, ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। ठीक वैसे ही देखने को मिला यूएसए में ट्रंप ने काफ़ी कुछ ऐसे बातें कही जो बहुत ही एक प्रकार से गलत थी। जैसे वो दीवार खड़ी कर देंगे मैक्सिको के खिलाफ में,
और इस्लाम के खिलाफ में काफ़ी कुछ कहा इन्होंने, इवन ब्लैक्स के खिलाफ में काफ़ी कुछ कहा, एंटी ग्लोबलाइजेशन बातें इन्होंने कही, इवन क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने कहा। तो अब देखिए रैशनल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच ये कहती है ये जो सारी बातें हैं उनसे अमेरिका को फायदा नहीं होने वाला है। इवन जब से उन्होंने प्रेसिडेंट पोस्ट ज्वाइन करी हैं, काफी सारी बातों को तो इन्होंने पीछे भी छोड़ दिया है, यानी जो कुछ इन्होंने चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान में कहा वो अब ट्रंप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इनको वोट दिए। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि लोगों ने इनको वोट क्यों दिए, क्योंकि देखिए अब पूरी दुनिया में एक एंटी स्टैब्लिशमेंट जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं या मेन स्ट्रीम जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ में जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जगजाहिर हैं। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटीज काफ़ी बढ़ रही हैं, असमानताएं बढ़ रही हैं, लोग अपने अपने दुख से दुखी हैं और एक प्रकार से चेंज लाना चाहते हैं। और यही सिचुएशन राइट थी फ्रांस में भी। फ्रांस की सोसाइटी में भी ये सब चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा थी। वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट यानी असंतोष था, काफ़ी व्याप्त था सोसाइटी के अंदर में। एक ऐसा वर्ग खास करके यूथ जो थे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज से वो एक प्रकार से नाराज थे। क्यों? क्योंकि जो जॉबलेसनेस है, रोजगार के प्रॉपर साधन अवेलेबल नहीं है अभी फ्रांस में। रिसेशन के बाद से भी फ्रांस जो है वो ठीक से उभर नहीं पाया है और इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी असुरक्षित महसूस कर रहे थे फ्रांस के लोग। काफ़ी सारे रिसेंट में अटैक्स हुए, आईएसआईएस ने वो अटैक्स करवाए, और चाहे वो नाइस का अटैक ले लीजिए या फिर जो एक चार्ली हेबेज जो न्यूज़पेपर था वहाँ पे, मैगजीन था, वहाँ पे भी अटैक हुआ। तो काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये था कि जो फ्रांस की सोसाइटी की जो सिचुएशन थी वो एक प्रकार से ऐसी थी कि ऐसा डर पैदा हो गया था। जो फार राइट लीडर यानी जो मेरीन है वो ट्रंप की तर्ज पर इस तरह की बात कर रही थी वो, कि एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन के उन्होंने खिलाफ में बोला, ओपन बॉर्डर पॉलिसी के उन्होंने खिलाफ में बोला, यानी मेरीन ने वो सब बातें बोली कि एक प्रकार से जो भी समस्याएं हैं अभी फ्रांस के अंदर में वो इसलिए हैं क्योंकि ओपन बॉर्डर से फ्रांस का यूरोप के दूसरे कंट्रीज के लोग जो हैं वो फ्रांस में आते हैं, इसी वजह से सिक्योरिटी उनकी खराब होती है, इसी वजह से उनकी जॉब्स हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। तो ये सब बातें बोली मेरीन ने। और अब द हिंदू न्यूज़पेपर, आपको मैं बता दूं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आमतौर पर लेफ्ट आइडियोलॉजी उनकी होती है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर अपने आप में एक रिलीफ यानी राहत की सांस ले रहा है कि जो मेरीन है, जिनकी जो आइडियोलॉजी है वो फार राइट है, वो हार गई हैं। समझ गए? थोड़ा अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो जीते हैं। मैक्रोन की अगर बात करें तो देखिए उनका पहला इलेक्शन था प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और लास्ट ईयर ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और अभी वो किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इवन जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है फ्रांस की, उन्होंने कहा भी था कि मैक्रोन की आप हमारी पार्टी से लड़ लीजिए चुनाव, लेकिन मैक्रोन ने मना कर दिया क्योंकि अब उनके ऊपर में एक आउटसाइडर टैग था। आउटसाइडर मतलब कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे मैक्रोन। तो अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मैक्रोन थे वो जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो मूड था, यानी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में जो मूड था उसको पहले से भांप गए थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, अलग से अपनी पार्टी बनाई और चुनाव जीते भी। और उनकी जो अप्रोच थी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल के आइडिया से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। यानी कहने का मतलब ये कि उन्होंने उनकी पार्टी नहीं थी, लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं उनके आइडियाज़ वही आइडियाज़ हैं जो पहले से पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियाज़ हैं। समझ गए? पार्टी नहीं आइडियाज़ पुराने, पार्टी नहीं आइडियाज़ पुराने। एक प्रकार से देखिए अब अगर हम यूं कहें कि देखिए आने वाले दिनों में मैक्रोन की जो राह है वो आसान होगी, तो ऐसा कहना एक प्रकार से अपने आप में गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं, अगले महीने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे फ्रांस में, और वहां भी मैक्रोन जीत पाएंगे ऐसा भी कहना एक प्रकार से आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दो तीन बातों को आपको समझना होगा इस चीज़ के लिए। कौन कौन सी दो तीन बातें हैं? देखिए ऐसा कहा जा रहा है क्रिटिक्स के द्वारा, लोगों ने मैक्रोन को नहीं जिताया, लोगों ने मेरीन को हराया है। समझ गए इस चीज़ का क्या मतलब है? यानी इस चीज़ का मतलब ये कि दो कैंडिडेट्स जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो जो लोग थे वो मेरीन के आइडियाज़ के खिलाफ में थे, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि जो लोग थे वो मैक्रोन के आइडियाज़ के साथ में हैं। समझ गए? यानी कहने का मतलब है मैक्रोन और मेरीन जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरीन ली पेन इनका पूरा नाम है। तो मैक्रोन और ली इलेक्शन लड़ रहे थे। जो लोग थे उनको इनके आइडियाज़ पसंद नहीं थे, तो लोगों को इनके आइडियाज़ पसंद नहीं थे तो इनके खिलाफ में लोगों ने वोटिंग दी। तो ऑप्शन एक ही था कि मैक्रोन को वोट दिए जाएं, तो इसलिए लोगों ने मैक्रोन को वोट दिए। तो अब ये जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी इनको वोट मिलेंगे। आगे देखिए दो तीन बातें कहते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि मैक्रोन को एक प्रकार से सभी सोसाइटी के सभी सेक्शन से वोट मिले, फ्रांस के सभी रीजन से वोट मिले, और जो मेरीन पेन उनको वोट मिले, खास करके ग्रामीण इलाकों से उनको वोट मिले, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स से उनको वोट मिले। यह बात यहाँ पे इसलिए भी उल्लेखनीय है कि जो ट्रंप थे उनको भी एक प्रकार से इंडस्ट्रियल वर्कर से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। क्योंकि देखिए जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर को जिनको एक प्रकार से ब्लू लेवल जॉब्स भी कहा जाता है,
ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एक प्रकार से पॉलिटिक्स से दुखी होते हैं और व्यवस्था से दुखी होते हैं, क्योंकि इनका खर्चा नहीं चलता पाता, इनकी जो आय है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमेशा ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट देते हैं और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चेंज लाने की सोचते हैं। और बाद में देखिए फ्रांस के लिबरलिज्म के मॉडल की भी तारीफ हो रही है। ये कहते हैं कि देखिए फ्रांस का लिबरलिज्म मॉडल है, उनके लिबरलिज्म मॉडल ने अपने आप को फिर से साबित कर दिया है। काफ़ी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इनका लिबरलिज्म का मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा ओपननेस है फ्रांस के कल्चर में, प्लूरलिस्टिक करेक्टर को तवज्जो देते हैं, इवन जो नॉन फ्रांस का आइडियाज़ हैं उनको भी तवज्जो देते हैं, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे मैक्रोन जीत पाए। देखिए फ्रांस के कल्चर के बारे में अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो उनके कल्चर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इतना ज़्यादा इनलाइटनिंग उनका कल्चर है कि वो यूँ कहते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, आंसर तो कोई भी कुछ भी हो सकता है पर्सन के हिसाब से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी से इनलाइटनिंग आएगी, आंसर तो कुछ भी हो सकता है और कल्चर्स के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार का उनका कल्चर है, ये बात आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। बात फिर एक लास्ट में, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, ये कहते हैं कि देखिए सरकोजी और ओलैंड ये जो थे इनके पूर्व राष्ट्रपति थे, और यहाँ पे भी लिबरल आइडियाज़ की झलक देखने को मिली, जो फ्रांस के लिबरल आइडियाज़ हैं उनकी झलक देखने को मिली। लेकिन मैक्रोन की जीत में तो वो सारे आइडियाज़ ने अपने आप को फिर से हाईलाइट किया है, उनके फ्रांस के लिबरल आइडियाज़ ने। तो ये पूरे 2 आर्टिकल्स थे। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ में चलते हैं। ये आर्टिकल है, देखिए यूएन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंडिया को अपना एक एंटी टॉर्चर कानून बनाना चाहिए। 2 दशक हो गए, 1997 में यूएन में एक यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन पास की गई जिसका नाम था यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। क्या ये कन्वेंशन है? देखिए आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस में, जेल में काफ़ी तरह के एक प्रकार से अत्याचार होते हैं। एक प्रकार से जो भी लोग जेल में बंद होते हैं, क्योंकि जेल में बंद होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि या तो उनको सज़ा दे दी गई है या अभी उनको सज़ा नहीं दी गई है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि देखिए पुलिस कन्फेशन करवाने के लिए काफ़ी अत्याचार करती है, इवन 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यूएन में एक कन्वेंशन पास की गई थी 1997 में, 1997 के अंदर में। लेकिन इंडिया ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया है। उसको रेटिफाई करने के लिए इंडिया को एक कानून बनाना होगा, और एक ऐसी कोशिश की गई थी 2010 में, जब इंडिया एक प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल लेके आई थी, जो कि लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जब पास होने की बारी आई थी तो उसको सिलेक्ट कमेटी के पास में भेज दिया गया था। वहां पर काफ़ी सारे चेंजेस प्रपोज हुए, लेकिन एक प्रकार से कानून पास नहीं हो उसका, और बाद में ये जो बिल है वो लैप्स हो गया। और अभी आर्टिकल जो है वो क्वेश्चन रेज कर रहा है कि क्या मतलब है कि 20 साल हो गए, आज तक जो इंडिया है इस प्रकार के कानून को अभी तक नहीं बना सका है। और बाद में देखिए एक एक्स्ट्राडिशन एंगल भी है। एक्स्ट्राडिशन मतलब प्रत्यर्पण। क्या होता है ये एक्स्ट्राडिशन? जब देखिए हमारे देश का कोई मुजरिम किसी दूसरे देश में चला जाता है, यानी अब देखिए माल्या का एग्जांपल ले लीजिए, माल्या जो है अभी यूके में जाके बैठ गए हैं, तो इंडिया जो है वो अब यूके से मांग कर रहा है कि जो माल्या हैं वो हमारे देश के मुजरिम हैं और माल्या को आप हमें सौंप दीजिए। जब यूके माल्या को इंडिया को सौंपेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में उनके खिलाफ में केस चल रहा है, तो इस चीज़ को कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। तो देखिए जब इंडिया इस तरह का कानून बनाएगा तो इंडिया को एक्स्ट्राडिशन में भी काफ़ी फायदा होगा। एक्स्ट्राडिशन में कैसे फायदा होगा? ये एक एग्जांपल दिया गया है पुरुलिया आर्म्स केस, ड्रॉप केस का। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस, और ये हम डिस्कस करते हैं क्या ये ड्रॉप केस था, पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस क्या था। देखिए 1998-97 की ये घटना है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में एक लातवियन एयरक्राफ्ट ने हथियार गिराए, भारी संख्या में हथियार गिराए, और जब दोबारा भी रेडार पे आया वो एयरक्राफ्ट, जब हमारे मिग विमानों ने उसको फोर्सफुली उतार लिया हमारे भारत की धरती पर, क्योंकि एक बड़ा क्राइम ये था, इतनी भारी मात्रा में हथियार गिराए गए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम था। बाद में देखिए जब ये पकड़े गए, यानी जो एयरक्राफ्ट में जो लोग थे वो पकड़े गए, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जैसे किम डेवी तो देखिए फरार हो गए थे, छूटकर भाग गए थे, और जो दूसरे थे पीटर ब्लोच और ये जो सब थे, इनको भी बाद में किसी ना किसी कारणवश में या तो माफ़ी दे दी गई। कहने का मतलब ये ड्रॉप केस क्या था, ये मतलब ये भारी संख्या में हथियार क्यों गिराए गए थे। देखिए कई आज भी वैसे तो ये रहस्य है कि इतने भारी संख्या में हथियार क्यों गिराए गए थे, लेकिन जो किम डेवी जो मेन कंस्पायरेटर थे, जो मेन यहाँ पे अपराधी हैं, इन्होंने बाद में ये बताया था कि इवन जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वैसे देखिए देवगौड़ा थे, लेकिन ये नाम ले रहे हैं नरसिम्हा राव का। ये कहते हैं नरसिम्हा राव
या फिर जो जो कांग्रेस की एक प्रकार लोग थे, उन्होंने मिलकर एक प्रकार से उनकी कंस्पिरेसी थी, वो इस पूरी कंस्पिरेसी में शामिल थे और उन्हीं की सहमति से ये हथियार गिराए गए थे। और ये हथियार इसलिए गिराए गए थे, जो वेस्ट बंगाल में उसमें सत्ता थी लेफ्ट की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सत्ता थी, उसको जड़ से उखाड़ना चाहते थे, इसलिए ये भारी संख्या में हथियार गिराए गए थे। AK-47 या फिर कई एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन था उस चीज़ में। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि एक्सट्राडिशन एंगल की तरफ में। अब देखिए, ये जो किम डेवी जो मेन कंस्पिरेटर थे, मुख्य एक प्रकार से एक्यूज्ड ये थे, ये भाग गए थे इंडिया से और डेनमार्क में चले गए थे। तो डेनमार्क ने इनको पकड़ लिया इंडिया के कहने पर, और इंडिया ने एक्सट्राडिशन मांगा और इंडिया ने डेनमार्क को कहा कि जो किम डेवी है, हम मुकदमा चलाना चाहते हैं इनके खिलाफ में, और आप किम डेवी को सौंप दीजिए इंडिया को, ताकि वो अपना जो केस है उसकी पूरी जांच पूरी कर सके। लेकिन देखिए, ये केस गया डेनमार्क की कोर्ट में, और डेनमार्क की कोर्ट ने कहा कि इंडिया में जो है वो एंटी टॉर्चर कानून नहीं है और इनका टॉर्चर हो सकता है इंडिया में, इसलिए उन्होंने इस एक्सट्राडिशन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब यही मेन एंगल है। अब मेन एंगल ये है कि अगर मान लीजिए इस तरह के अगर एंटी टॉर्चर कानून हो इंडिया के अंदर में, तो एक्सट्राडिशन जो है वो काफ़ी आसान हो सकता है, और ऐसा नहीं हो पाया था किम डेवी के केस में। अगर फ्यूचर में इस तरह का जो एक्सट्राडिशन है वो ज़्यादा आसान हो सकते हैं अगर इंडिया के इस तरह के कानून बनाता है तो। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप एंटी टॉर्चर कानून बना दीजिए, ये इंडिया के इंटरेस्ट में ही है। इवन देखिए, एक यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू होता है ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस का, ये होता है यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि जिनेवा में स्थित है वहां पर। तो यहां पे भी इंडिया को जवाब देना पड़ता है कि इंडिया ने अभी तक ये कानून क्यों नहीं पास किया। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, एक बात ये उठती है कि ऑलरेडी इंडिया का जो IPC एक्ट है, इंडियन पिनल कोड में इस तरह के कानून हैं कि कोई भी, यानी फोर्सफुल कन्फेशन या फिर इंजरी पहुंचा के जेल के अंदर में फोर्सफुली कन्फेशन नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई ऐसा करवाता है तो प्रॉपर पनिशमेंट उसका होगा। इवन एक प्रकार से गैर कानूनी ढंग से भी किसी को कैद नहीं किया जा सकता, ये भी प्रॉपर एक प्रकार से प्रोविजन है हमारे IPC में। तो फिर नए कानून की आवश्यकता ही क्या है? तो फिर लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए, नहीं, हमें एक अलग से कानून की आवश्यकता है जो कि बिल्कुल क्लियर हो और साफ हो और यूएन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हो। और इसके लिए जो सरकार है, उन्होंने इस पूरे मैटर को लॉ कमीशन के पास में सेंड कर दिया है कि ताकि इस पर एक प्रॉपर कानून बनाया जा सके। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड में यही बात आती है कि देखिए, इस तरह के प्रॉपर कानून की आवश्यकता है जो कि टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करे, यानी जो भी टॉर्चर किया जा सकता है उनको सजा मिलनी चाहिए। और इवन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी दिखाता है, ये जो कानून ऐसा बनाना चाहिए इंडिया को, यानी जिन लोगों पर टॉर्चर होता है उनको प्रॉपर उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए और उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। ऐसा कानून अभी इंडिया को बनाने की आवश्यकता है यूएन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये था पूरा वे फॉरवर्ड। अब देखिए, आधार कार्ड से रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है? देखिए, शुरू में आर्टिकल कहता है कि आधार कार्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है इंडिया के अंदर में। अभी ये आधार कार्ड का जो मॉडल है उसका इस्तेमाल इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी कर सकता है, और इंडिया इसी आधार कार्ड के मॉडल को अपने पड़ोसी मुल्कों को भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर मान लीजिए पूरा साउथ एशिया रीजन में ये आधार कार्ड का मॉडल आ जाएगा रेजिडेंट्स के ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इससे मार्केट्स हैं वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि देखिए, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अगर इस तरह के मॉडल को अपनाते हैं तो कम्युनिटीज़ हैं पूरे रीजन की वो क्लोज आ जाएंगी। और जो ये सारे देश हैं सार्क के, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो सारे देश हैं ये आइडेंटिटी ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो ये पूरे साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग स्टेज में हैं, वो भी देखिए आधार कार्ड जैसे मॉडल को अपनाना चाहते हैं और वो अलग अलग स्टेज में है, लेकिन अभी उनके पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास में एक प्रकार से प्रॉपर संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान भी अपना ही इस प्रोजेक्ट को फोकस कर रहा है, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी NADRA, लेकिन अभी तक वो सिर्फ 3.8 लाख यानी सिर्फ आप कह सकते हैं 4 लाख के आसपास इस तरह के जो ID कार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाया है पिछले कुछ सालों में। और इंडिया तो आप देख लीजिए, इंडिया तो 100 करोड़ लोगों को अभी तक इंडिया ने आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इवन श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में भी इलेक्शन बायोमेट्रिक्स से भरे हुए एक प्रकार से जो इलेक्शन के ID कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सारे पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के तर्ज पर आधार कार्ड जैसे मॉडल को डिस्ट्रीब्यूट अपनाना चाहते हैं और आधार कार्ड जैसे कोई ID कार्ड्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं रेजिडेंट्स के ऑथेंटिकेशन के लिए, लेकिन उनके पास में संसाधन उपलब्ध नहीं है। और उनका जो करंट डेटाबेस, यानी देखिए अभी उनका जो डेटाबेस है, अगर मान लीजिए, वैसे तो अभी भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि सेंसस जो हुआ था वो एक प्रकार से जो डिजिटल सेंसस नहीं हुआ था, घर घर जाके लोगों ने डेटा इकट्ठा किया था।
अगर मान लीजिए इस तरह का डेटा इकट्ठा कर भी लिया जाए तो भी अर्बन मोबिलिटी, डाटा कंजप्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों पर एक प्रकार से उनको पूरे इनलाइटमेंट नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, क्योंकि जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो डेटा अपने आप में डिजिटल डेटा नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे इस डेटा से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए देखिए, अगर डेटा डिजिटल है तो उसको उसको एक प्रकार से हम एनालिसिस उसका कर सकते हैं, प्रॉपर एनालिटिकल टूल्स की सहायता से उनको एनालाइज किया जा सकता है, जैसा हम हमारे देश में कर रहे हैं। बिग डेटा का इस्तेमाल करके हम काफ़ी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो बात यह है कि देखिए, ना तो पाकिस्तान के पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है इन सभी पड़ोसी मुल्कों के पास में, ना ही उनके पास में अब अगर ऐसा कहें जैसा इंडिया में होता है कि जैसे इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि अभी आधार कार्ड के सारा डेटा को एनालाइज किया जा सकता है इस पूरे मॉडल की सहायता से, आधार मॉडल की आवश्यकता से। देखिए, हम आधार कार्ड का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। पहले इंडिया ने क्या किया, आधार कार्ड के मॉडल में सारे बायोमेट्रिक्स इकट्ठे कर लिए। अब इंडिया का जो सारा डेटा है एक सेंट्रली डेटाबेस में इंडिया का सारा डेटा प्रेजेंट है। तो इंडिया अब क्या कर सकता है, अब इस पूरे आधार डेटा पे इंडिया कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये होता है कि सारा डेटा होता है, फिर हम उस पर ऑपरेशन चला सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, उस डेटा को माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन चला सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में। ठीक वैसा ही होता है आधार कार्ड मॉडल में। इंडिया ने सारा आधार डेटा को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। अब इंडिया उसके ऊपर में कोई भी एप्लीकेशन चला सकता है। जैसे अब भीम एप्लीकेशन लॉन्च करी कि आधार कार्ड की सहायता से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इवन ई जो केवाईसी नॉर्म्स है उसमें भी आधार कार्ड के डेटा का इस्तेमाल हुआ। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई जो इंटरफेस है, वहां पे भी आधार कार्ड का यूज हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया का आधार मॉडल ऐसा है कि पहले सारे डेटा को इकट्ठा कर लिया, अब उस पर कोई भी एप्लीकेशन ऊपर से लॉन्च की जा सकती है, उस आधार कार्ड के डेटा को यूज किया जा सकता है। ऐसे ही मॉडल की आवश्यकता है अभी हमारे पड़ोसी देशों को। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, श्रीलंका के एग्जांपल लेते हैं। देखिए, श्रीलंका को बहुत सारी जमीन वापस करनी है। अभी श्रीलंका की आर्मी ने सिविल वार के दौरान में काफ़ी सारी ज़मीनें ले ली थी तमिल माइनॉरिटीज़ की। तो अभी उनका एक काफ़ी बड़ा सिरदर्द ये है कि कैसे तमिल लोगों की ज़मीनें, जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उनकी ज़मीनें वापस की जाएं। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए, इसी मॉडल की सहायता से अब वो एक प्रकार से ऑथेंटिकेशन प्रॉपर कर सकते हैं कि किन किन की ज़मीन वापस की जानी है, और इवन वापस करने के बाद में भी प्रॉपर एक डेटाबेस का एक वो एनालाइज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड का जो मॉडल है वो काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और इफ इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस चीज़ के। आगे क्या है, आगे देखिए, इंडिया को भी इस पूरी चीज से फायदा होगा। कैसे फायदा होगा इंडिया को? देखिए, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, आने वाले दशक में जो चाइना है वो एक प्रकार से हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाला है हमारे सभी पड़ोसी देशों को। जो टेलीकॉम के पाइप्स हैं, टावर्स हैं, वो सब चीज़ें चाइना प्रोवाइड करेगा हमारे पड़ोसी देशों को। लेकिन इंडिया बढ़त ले सकता है चाइना से इस पूरी चीज़ में, यानी डिजिटल इकोनॉमी बनाने में, एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने में इंडिया सहायता प्रोवाइड कर सकता है हमारे पड़ोसी देशों को, और चाइना से लीड ले सकता है। और जो आधार कार्ड जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो, उससे इंडिया को काफ़ी फायदा होगा। इससे इंडिया जो हमारे पड़ोसी देशों को एक प्रकार से इनेबल बना देगा कि बिग डेटा को एनालाइज कर सकेंगे और बिजनेस को बढ़ा सकेंगे, और इससे इंडिया का भी बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। तो काफ़ी फायदा होगा इंडिया को, ना सिर्फ पॉलिटिकल फायदा होगा बल्कि काफ़ी इकोनॉमिक लिवरेज भी इंडिया को मिलेगी। क्योंकि देखिए, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनका बिजनेस बढ़ेगा तो साथ साथ हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। और एक जो कंसर्न्स हैं, सर्विलेंस कंसर्न्स हैं, हमारे देश के अंदर में भी काफ़ी सारे सर्विलेंस कंसर्न्स थे, और जो कि एक प्रकार से अपने आप में सही हैं और उनको एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। जैसे इंडिया ने प्रॉपर कानून बनाया यूआईडीआई का, वैसे ही ये पड़ोसी देश हैं वो इस पर कानून बना सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारे एक नेबरहुड एजेंडा का एक सेंट्रल अप्रोच होनी चाहिए, एक इंटीग्रेट पार्ट होना चाहिए हमारे नेबरहुड एजेंडा का। तो ये पूरा आर्टिकल था। देखिए, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट है कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से हमारे द्वारा बनाया हुआ जो सार का सैटेलाइट है उसका तो फ़ायदा उठा नहीं रहा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान को तो वैसे ही डर लग जाएगा कि आधार कार्ड का कहीं इंडिया गलत इस्तेमाल कर लेगा। वहाँ तो पूरा आर्मी एक प्रकार से डरा के रखती है, तो कैसे पाकिस्तान इस पूरे प्रोजेक्ट को अपनाएगा? खैर, लेकिन अच्छी बात है, अपनाएगा नहीं अपनाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन एक प्रकार से किस प्रकार से मॉडल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए, उसके लिए हमने एक अलग अप्रोच जानी। इसका हम यूज़ कर सकते हैं अफ्रीका के लिए। मान लीजिए सार्क, आप अफ्रीका में कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं, अफ्रीका का के साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस कैसे हैं, तो हम वे फॉरवर्ड में वहाँ भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि चीज़ों को हम कैसे अपने आंसर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला जो आर्टिकल है, देखिए, हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेज जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर एक जॉइंट डॉक्ट्रिन बनाया, जिससे नाखुश हैं अभी ये जो पर्सन है, अनित नाम है शायद इनका, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। इनको मज़े नहीं आए। क्यों मज़े नहीं आए? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे शुरू में तो ये कहते हैं कि जॉइंटनेस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल फेल कर गया है इस जॉइंट डॉक्ट्रिन में।
यानी जॉइंट नाम जो है वो एक प्रकार से सार्थक नहीं है, इस आर्टिकल से हमें ऐसा पता लग रहा है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं कि दूसरी बार का ये जॉइंट डॉक्ट्रिन है। इससे पहले 2006 में भी एक प्रकार से डॉक्ट्रिन बनाया था, और उस समय उस 2006 में जो डॉक्ट्रिन बनाया था वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, लेकिन इस डॉक्ट्रिन को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। और फिर ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं, पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये डॉक्ट्रिन लिखा है उनको समझ नहीं है पूरे के पूरे हमारी आर्म फोर्सेस किस प्रकार से काम करती हैं। एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस जॉइंट डॉक्ट्रिन का। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। ये कहते हैं कि देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो एक प्रकार से एक चीफ ऑफ डिफेंस पोस्ट का गठन करना चाहते थे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि यानी तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के ऊपर में एक और फोर्स होनी चाहिए जो एक प्रकार से जॉइंट फोर्स हो। यानी चीफ ऑफ डिफेंस नाम की एक पोस्ट होनी चाहिए तीनों पोस्ट के ऊपर में, जिससे, लेकिन इस चीज़ को ना सिर्फ गवर्नमेंट ने इस चीज़ का विरोध किया बल्कि फोर्सेज ने भी विरोध किया। गवर्नमेंट ने क्यों विरोध किया? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ने इसलिए विरोध किया था कि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो डर लग रहा था उसमें हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को कहीं कूप ना हो जाए, यानी जो आर्म फोर्सेस हैं वो कब्जा ना कर लें गवर्नमेंट के ऊपर में, और मिलिट्री शासन ना इस्टेब्लिश हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ का विरोध किया। और इवन जो दूसरी हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, उन्होंने क्यों इस बात का विरोध किया कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट हो? उन्होंने इस बात का विरोध किया क्योंकि देखिए, आर्मी के चीफ चाहते थे कि हमारी ऑटोनॉमी होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से। यानी आर्मी चीफ चाहते थे कि मेरे ऊपर में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक ऐसा ही चाहते थे एयरफोर्स के चीफ, और ठीक ऐसा ही चाहते थे नेवी के चीफ कि हमारे ऊपर में कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए और पूरी फोर्स अपने आप में ऑटोनोमस होनी चाहिए। इसीलिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कोई भी पोस्ट नहीं स्टैब्लिश की जा सकी उस समय में। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ 2001 के बाद में, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की पोस्ट स्टैब्लिश की गई और एक जॉइंट कमांड भी स्टैब्लिश की गई, और इसे स्टैब्लिश किया गया अंडमान और निकोबार में। लेकिन फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए, जो इसे स्टैब्लिश किया गया था वो उसका पूरा का पूरा पर्पस स्पॉइल हो गया जब ऐसा कहा गया कि हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली जो ये पोस्ट थी वो एक प्रकार से नेवल ऑफिसर के द्वारा हेड की जाएगी। यानी इस पूरी जॉइंट कमांड जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी अंडमान निकोबार में, उसके जो चीफ होंगे वो हमेशा नेवल ऑफिसर होंगे। जो इसलिए देखिए, जो पूरा पर्पस था कि जॉइंटनेस आनी चाहिए, वो जॉइंटनेस नहीं आ पाएगी जब आपने यही कह दिया कि हमेशा हमेशा के लिए जो चीफ होंगे वो नेवल ऑफिसर होंगे। जबकि जो एक प्रकार से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के कोई ऑफिसर वो इसके चीफ होने चाहिए, या फिर रोटेट होकर चीफ होने चाहिए थे इस पूरे जॉइंट कमांड के। हमेशा के लिए नेवल ऑफिसर, इसका मतलब आप जॉइंट कमांड के प्रति सीरियस नहीं हो। आगे क्या है? आगे फिर कहता है कि देखिए, पूरा का पूरा जो डॉक्ट्रिन जो है वो कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है? डॉक्ट्रिन यही अपने आप में साबित नहीं कर पा रहा कि जॉइंटनेस उनका मतलब क्या है। क्या जॉइंटनेस से मतलब सिर्फ इतना है कि आप मिलकर युद्ध लड़िए? क्या जॉइंटनेस से आपका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से तैयार रहिए, मिलकर एक प्रकार से आप कैपेबिलिटी इनहेंस कीजिए अपनी? ये मतलब ये भी होना चाहिए, यानी युद्ध नहीं कर रहे हैं फिर भी हम मिलके अपनी अपनी एक दूसरे की कैपेबिलिटी को इनहेंस कर रहे हैं, ये होना चाहिए था जॉइंटनेस का मतलब। लेकिन डॉक्ट्रिन से जॉइंटनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि बाद में जब युद्ध लड़ने की बारी आए तब मिलकर युद्ध लड़ा जा सके। और भी 2-3 क्वेश्चन और उठते हैं। कौन से क्वेश्चन है? डॉक्ट्रिन इस बात का जवाब नहीं देता कि जो अंडमान एंड निकोबार का जो मॉडल है वो क्यों फेल कर गया, वहां पे जो जॉइंट कमांड स्टैब्लिश की गई थी वो क्यों सफल हो नहीं पाई। दूसरा, जब अब पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल मिलिट्रीज हैं वो एक प्रकार से कन्वर्ज कर रही हैं जॉइंट कमांड के प्रति। इवन जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन्होंने भी अभी कहा कि वो एक जॉइंट कमांड बनाएंगे चाइना के अंदर में। तो इंडिया के अकॉर्डिंग में इंडिया का एक एग्जैक्ट मॉडल है क्या जॉइंटनेस का? आखिरकार चाहती क्या है इंडियन मिलिट्री? जॉइंटनेस से उनका मतलब क्या है? अब दूसरे क्रिटिसिज्म भी हैं। दूसरे क्रिटिसिज्म, एक तो देखिए कहते हैं कि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है जॉइंट डॉक्ट्रिन। पहले हमारे देश का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, नो फर्स्ट यूज, उसमें मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की बात की गई, यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात की गई है। लेकिन जो ये जॉइंट डॉक्ट्रिन है उसमें क्रेडिबल डिटरेंस की बात की गई है, यानी जो मिनिमम वर्ड है वो हटा दिया गया है। तो ये एक प्रकार से कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली बात है। दूसरा, फिर ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि 26% तो देखिए कहते हैं कि आर्टिकल जो है वो कॉपीड है, प्लैगमेरिज्म है, यानी कॉपी कर लिया गया है इधर उधर से, प्रॉपर कोट भी नहीं दिए गए हैं। सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि जो ये जॉइंट डॉक्ट्रिन है उन्होंने कई सारी चीज़ें उठाई हैं, आर्मी जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं आर्मी की, या फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री से, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सब सोर्सेज से चीज़ें उठाई हैं। लेकिन प्रॉपर कोट नहीं बताया गया कि कौन सी चीज़ें कहाँ से उठाई हैं। तो फिर आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि 26% जो ये पूरा डॉक्ट्रिन है वो कॉपीड है यहाँ वहाँ से। फिर ये कहते हैं कि देखिए, सिविल और मिलिट्री रिलेशंस को भी जगह दी गई है इस आर्टिकल में, और क्रिटिसाइज किया गया है सिविल ब्यूरोक्रेट्स को। कहा गया है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन अच्छी ढंग से फ्लो नहीं करती, और इसी बारे में कहा गया है कि एक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म की आवश्यकता है ताकि फ्री फ्लोइंग ऑफ कम्युनिकेशन हो सके। वे फॉरवर्ड में क्या है?
वे फॉरवर्ड में बात आती है कि देखिए डॉक्ट्रिन जो है वो ये दर्शाता है कि जो इंडिया की जो मिलिट्री है वो एक प्रकार से इनकैपेबल है इंटेलेक्चुअल एंडेवर में, मतलब एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काइंड ऑफ सिर्फ एक लेजीनेस का नतीजा है। इंडिया की आर्मी चाहे तो एक बहुत बढ़िया जॉइंट डॉक्ट्रिन बना के पेश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और एक प्रकार से पास्ट में ऐसा किया भी है। अगर नेवी की बात करें तो एक बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन 2015 में नेवी का आया था, इंश्योरिंग सिक्योर सीज, काफ़ी अच्छा वो इनका डॉक्ट्रिन था, और ये नेवी की राइटिंग ब्रांच ने ये पूरा डॉक्ट्रिन हैंडल किया था और काफ़ी कंसल्टेशन इसकी हुई थी। लेकिन इस बार जो है कुछ भी कंसल्टेशन नहीं हुआ, और इंडिया की जो आर्मी या फिर इंडिया की जो एयरफोर्स है उन्होंने किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया और बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इस पूरे डॉक्ट्रिन को। अगर अच्छे से तवज्जो देते, प्रॉपर कंसल्टेशन होता तो एक अच्छा डॉक्ट्रिन पेश कर सकते थे। तो आर्टिकल अब मांग कर रहा है कि अपने आप में इस डॉक्ट्रिन को वापस लिया जाए। इससे इंडिया की जो मिलिट्री का जो प्रोफेशनलिज्म है वो हर्ट हो रहा है, और इस डॉक्ट्रिन को वापस लेके एक नए सिरे से कंसल्टेशन करके डॉक्ट्रिन बनाना चाहिए। तो ये डिमांड कर रहा है ये आर्टिकल। अगला क्या आर्टिकल है? अगला देखिए प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल है। रिफॉर्म्स नहीं है, काइंड ऑफ प्रिजनर्स जो है उनकी हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि देखिए आमतौर पे क्या होता है, ना सिर्फ प्रिजनर्स बल्कि जो प्रिजनर के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी जो जेल में जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। और जब देखिए किसी पर्सन को आप कैद करते हैं तो उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और जो एक प्रकार से जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में जो बंद पर्सनस हैं, एक प्रकार से वो उन पे काफ़ी सारा स्टिग्मा अटैच हो जाता है, काफ़ी डिप्रेशन के शिकार वो हो जाते हैं, और जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो अभी स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि आपने उनको कैद तो कर दिया, लेकिन आप उनके मेंटल हेल्थ केयर को भी ध्यान में रखें और उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखें। और इसके लिए प्रॉपर ऑफिशियल्स को भी ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है कि देखिए जो प्रिजन के ऑफिशियल्स होते हैं उनको सबसे पहले पता लगता है कि जो एक प्रकार से कैसी मेंटल हालत है एक प्रकार से जो प्रिजनर्स हैं उनकी। अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन जो है वो मेंटल हेल्थ केयर की आवश्यकता है उन प्रिजनर्स को। तो ये पूरा आर्टिकल है, कोई खास नहीं, 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।